व्यवस्था संबंधित एमसीक्यू देख रहे थे। ये एम लक्ष्मीकांत से बनाई गई सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से आपको पहला प्रश्न बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में है, तो ये सही है। संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, तो ये भी सही है। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है, तो ये भी सही। एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, तो ये गलत है। इसमें एकीकृत शक्ति नहीं बल्कि संघात्मक प्रणाली है, जो कि केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित है। और सब इसमें हम देख चुके हैं। और इसमें यही है कि भारतीय शासन प्रणाली में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्रीय प्रणाली को भी अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता को सरकार को चुनने एवं बदलने का अधिकार है। अब भारत में भी चुनाव के माध्यम से हम सरकार को चुनते और बदलते हैं। अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये रहा प्रश्न और ये रहा। तो भारत में पंथ निरपेक्षता की नकारात्मकता अवधारणा को स्वीकार किया गया है, तो ये गलत है। मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई है, तो नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है। और एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया है, तो ये सही है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, तो ये भी सही है। तो इसमें से बी ठीक होगा। 3 और 4। और बोम्मई जो बनाम भारत संघ था 1949 में आया, और इसमें ये कहा गया कि पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में मान्य ठहराया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये इससे प्रश्न बहुत बार बना है। 1973 में सन भी पूछ लिया जाता है। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है, और आधारभूत ढांचे का विचार केशवानंद भारतीय मामले में ही देखने को मिलता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है और सभी धर्मों का संरक्षण करता है। भारत का समाज कैसा है? बहुधर्मवादी। इसलिए भारत का संविधान सभी धर्मों का आदर करता है। भारत में पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को नहीं अपनाया गया था, क्योंकि पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा नकारात्मक थी। धर्म एवं राजनीति को पूर्णतः पृथक मानता है, जबकि भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है, नकारात्मक नहीं। अब मूल उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्षता अखंडता जोड़ा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से भारत में मतदान देने का एक संवैधानिक अधिकार है, और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान करने की आयु 25 से घटाकर 18 कर दी गई। तो 21 से घटाकर 18 की गई थी, 25 से नहीं। तो इसमें से यही पहला वाला सही है कि ये एक संवैधानिक अधिकार है। और 326 में मतदान देने का हमको अधिकार दिया गया है। और 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और ग्राम पंचायत के चुनाव में भी मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 साल है। अगला प्रश्न ये है कि प्रस्तावना के बारे में आपको क्रम लगाना है कि प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी। तो इसमें से यही क्रम क्या है कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो पहले क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें से कौन सा सही होगा? डी, समाजवाद। कहाँ है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है प्रस्तावना के बारे में। तो ये संविधान का अंग नहीं है, तो यही इसमें गलत है। नहीं तो पंडित नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव लाया था और इसका संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है, क्योंकि ये संविधान का अंग है। जो उच्चतम न्यायालय में बेरूबाड़ी संघ मामला आया था के द्वारा दिए गए निर्णय को अस्वीकार करके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आया, तो इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और प्रस्तावना आई कब? ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा गया और 22 जनवरी 1947 को ये उद्देशिका स्वीकार की गई। उद्देशिका गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसमें निहित मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ये सारे जो फैक्ट हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अभी भी ये प्रश्न आया था। और सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको बताना है कि अनुच्छेद 3 के तहत क्या आता है? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो इसमें यही आता है, नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का प्रवेश ये अनुच्छेद 2 में आता है। और अनुच्छेद 2 में यही है कि किस संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना और नाम चेंज करना हो तो अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि जो नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों को जो नाम परिवर्तन है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में शामिल संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए गए हों। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें भारत में गोवा का सबसे अधिक प्रतिशतता हिमाचल प्रदेश में है, तो यही सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा, सिक्किम नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम छोटा है। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है, ना कि तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसमें से बताना है कि संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसके सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें से दोनों ही गलत है। इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संसद नए राज्यों के प्रवेश या गठन में या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन जो करता है वह बिना किसी राज्य की सहमति से कर सकता है। संसद यह सिर्फ साधारण बहुमत द्वारा करता है और केवल संसद ही इस संबंध में विधेयक बना सकता है। और भारत द्वारा अर्जित जो क्षेत्र हैं तो इसमें से गोवा, पुदुचेरी, दमन दीव, सिक्किम, तो ये सब हम लोगों ने अर्जित किया है। पुदुचेरी फ्रांस का अधिकार था, 1954 में लिया। सिक्किम इसमें ब्रिटिश सरकार का कब्जा की थी, इसको 35वें संविधान संशोधन द्वारा हमने सहयुक्त किया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
दादर नागर हवेली ये पुर्तगाली का शासन था। इसको हमने 1961 में राज्य क्षेत्र में मिलाया है। अगला आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर इसको मूल अधिकार के बारे में बताना है। विभेद का प्रतिषेध, तो ये सही है। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भी है। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो ये भी है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें से बताना है कि कौन सा केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये सबको प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये किसको प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान पर विभेद का निषेध, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। वो 15 था, ये 16। 19 क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। 29 क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये किसमें है, तो ये है 30 में। 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है और संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि बना सकते हैं। तो ये तो गलत है। भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये भी गलत है। और भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करते हैं, तो ये भी गलत है। भाग 2 में 5 से 11 तक में नागरिकता की बात की गई है और नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को है। और अमेरिका में केवल जन्मजात बन सकते हैं, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। भारत एवं ब्रिटेन में तो एकल नागरिकता है, बट अमेरिका और स्विट्जरलैंड में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसमें से आपको मिलान करना है। तो इसमें हम डायरेक्ट चलेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो अनुच्छेद 15 में पहली चीज़ तो 5 से लेके 11 तक नागरिकता की बात की गई है और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो सिर्फ किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। और दूसरी संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम जो 1955 में आया, तो उसके तहत 5वां क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर जिस व्यक्ति का अधिवास भारत के राज्य क्षेत्र में हो गया कुछ शर्तों पर पालन करता है, अर्थात वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। ये हमको नागरिकता के बारे में सिर्फ बताया गया है। और जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनके लिए प्राविधान अनुच्छेद 6 में है। क्या है प्राविधान, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों और 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए हों, जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनके लिए अनुच्छेद 7 के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 8 में क्या है कि जो भारत के बाहर रह रहे एनआरआई वगैरह उनके बारे में प्रावधान है। 9 में क्या है कि यदि कोई भारतीय किसी दूसरे देश की किसी दूसरे विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेती है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 10 में क्या है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 11 में क्या है कि नागरिकता के अर्जन या समाप्ति या नागरिकता के संबंधी अन्य विषयों के संबंध में संसद की शक्ति कम नहीं होगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 11 में। अब हमको बताना है कि 1955 में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है तो उसमें कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो जन्म के आधार पर ये सम्मिलित है, वंश भी सम्मिलित है, पंजीकरण भी सम्मिलित है और राष्ट्रीयकरण इसमें सम्मिलित नहीं है। हमको 5 प्रावधान बताए गए हैं, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण या प्राकृतिककरण राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा हमको मिल सकता है।
इसमें से हम डायरेक्ट देखेंगे एक्सप्लेनेशन। जन्म से कैसे मिलेगा हमको नागरिकता, और जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में हो, तो उसको माना जाएगा जन्म से। वंश के आधार पर जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, तो वंश के आधार पर। देशीयकरण के 8वीं जो अनुसूची में उल्लेखित भाषा है, उसमें से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। पंजीकरण के द्वारा कैसे होगा? 7 वर्ष भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन से ठीक पहले 7 वर्ष तक जो नया वो नागरिकता संशोधन आया है, उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग करता है, उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, तो ये सही है। इसमें यही है कि प्राकृतिकरण या देशीयकरण के द्वारा प्राप्त नागरिक को भी भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और ये पंजीकरण जो होता है, नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, अतः 6 माह के स्थान पर 2 वर्ष होगा। और यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता खोने के 3 कारण हैं: स्वैच्छिक त्याग कोई कर दे अपने से, नागरिकता की बर्खास्ती हो जाए, और नागरिकता से हमें वंचित कर दिया जाए। तो ये नागरिकता खोने के 3 कारण बताए हैं। कार्ड होल्डर के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना या समुद्र पारीय भारतीय नागरिक कार्ड योजना का विलय किया गया है। इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं है। इसे भारत में संवैधानिक एवं सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें से सब सही है। कार्ड होल्डर जो एक नई योजना है, इसमें PIO और OCI कार्ड का विलय कर दिया गया। ये कब किया गया, ये भी आता है। एक नई कार्ड योजना नागरिक संशोधन सन 2015 से प्रारंभ है। अब PIO कार्ड योजना सन 2002 में, और OCI कार्ड योजना भी सन 2005 में शुरू किया गया था। अब PIO जो है वो समाप्त कर दिया गया है। इनको जो ये होते हैं, इनको मतदान के लिए योग्य नहीं होते, मतदान नहीं कर सकते। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुने जाने के भी योग्य नहीं होते। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जा सकते। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के भी योग्य नहीं होते। सार्वजनिक पद प्राप्त करने के लिए ये इस सब के योग्य नहीं होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। अब भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में वर्ष सन 2003 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो इसमें से कोई कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 1955 में सन 2015 तक कुल 8 बार संशोधन हो चुका है। और इसके लिए सितंबर सन 2000 में ML सिंघवी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था, सन 2003 में नहीं। इसने अपनी रिपोर्ट सन 2002 में सौंपी थी। और नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था, वो सन 2003 में 16 निर्दिष्ट देशों में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी नागरिकता का प्रावधान किया गया था। नागरिकता जो संशोधन अधिनियम सन 2005 में सभी देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से मूल अधिकार के बारे में कौन सा कथन क्या है, सही है। वाद योग्य नहीं है।
तो ये गलत है। न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो इसमें से यही चौथा वाला आता है, सही है कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार न्याय योग्य है, इसके उल्लंघन पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं। अब मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये नहीं आता। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। अब मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, राज्य इन पर युक्ति प्रतिबंध लगाता है और आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर सब निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको बताना है कि मूल अधिकारों के बारे में क्या सही नहीं है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी दी गई है। तो 15, 16, 19, 29, 30, तो ये हमको पता है कि इसको हमको सिर्फ भारतीयों को दिया गया है। तो वाक किस में आता है, अनुच्छेद किस में आता है, 19 में। तो सिर्फ भारत को प्राप्त है, तो ये गलत हो गया। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के बारे में भेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो ये भी सही है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सभी नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें से क्या बताना था, सही नहीं है। तो पहला ही सही नहीं है और सब तो सही है। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। और यही है कि अब ये सब तो एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं, कितनी बार करेंगे। तो इसमें से अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया था। संविधान भाग 3 में मूल अधिकार को परिभाषित किया गया है, तो ये दोनों ही सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकार को संविधान में शामिल करने का समर्थन किया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की विस्तृत परिभाषा भी दी गई है। मूल अधिकार के बारे में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये राज्यों के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी, ये सही है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तो ये गलत है। और यह अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है, तो ये सही है। आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो जाता है, तो ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और सब वही है कि मूल अधिकार जो है अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के समान है। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो संविधान का अनुच्छेद 13 में संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये सही है। अनुच्छेद 13 यही है, प्रतिबंध लगाता है। भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 13 में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाई जाएगी जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस सीमा तक विधि शून्य हो जाएगी। भारत में केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट निकाली जाती है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेदों में किया गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अंतर्गत किया गया। तो समानता के अंतर्गत तो किया गया है, लेकिन समानता का जो अधिकार है ये 5 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है और इसकी चर्चा समानता के अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत किया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया यह एक सकारात्मक अधिकार है।
अब विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो यह एक नकारात्मक अधिकार है, तो ये उल्टा लिख दिया गया है, ये उल्टा लिख दिया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अब विधि के समक्ष जो समता है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यह एक नकारात्मक है, जबकि विधियों का जो संरक्षण है जो अमेरिका से लिया गया है, यह एक सकारात्मक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।